वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। फिर मैंने इसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो इसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी क्या ज़रूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे इन लोगों से कभी वास्ता पड़ जाए। शबाना नहीं चाहती थी कि मैं इसके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूँ जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया हूँ और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के मास्टर स्पाई जगदेश से है। चनाचा वो इनकार ना कर सकी और मुझे टीवी लॉन्च में ले गई। टीवी लॉन्च में रोशनी बड़ी मदम और रोमान अंगेज थी। फिजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। दो आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही इन्होंने जल्दी से गिलास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ कराया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। इन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पर रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाह जी बड़े आज़ाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते। आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर इनके जान में जान आई। मैंने भी इनका इत्मीनान हासिल करने के लिए हाफिज शिराजी और उमर ख़याम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागर मीना का तज़किरा करता है। नतीजतन वो खूब खिल गए। गिलास दोबारा मेज़ पर रख लिए। वो मरकज़ी हुकूमत के अफसर थे और ऐसे कलीदी जगहों पर फायज थे जहाँ से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने इन दोनों की शक्लें और नाम ज़हन में नक्श कर लिए। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तूंद वाला था और वो खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। इसका नाम को छोड़ें, आप इसे बेग साहब कह लें। यहाँ मैं मुहब्बे वतन बेग साहब से माज़रत चाहूँगा। ये गंजा मिस्टर बेग मरकज़ी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल संध्या के वाकई इसे हुकूमत के राज़े बहम पहुँचा रहा था तो वो पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया। मैंने इससे इसका फ़ोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाज़त दो, हमारे वजीफ़े का वक़्त हो रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा, खुदा हाफिज़। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी, तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। नमस्कार। शबाना ने दाएं बाएं देखा और दबी आवाज़ में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी वक्त भी इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदेश यानी मास्टर फिरोजदीन गढ़ी साहब से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चनाचा मैं जल्द से जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम ये थी कि इस्लामाबाद में सीआईडी के चीफ से मिलूं और इनको सब कुछ बता दूं। इन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर इनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में ले लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया जाए, ख्वाह इसके साथ क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी। मैं जहाँ भी जाता मुझे निगाह में रखा जाता था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे ना देख सके। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों को लॉन्ड्री हर रोज़ शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर जाती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी होटल के कमरों की मैली चादरें, तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक़्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे। लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर सीआईडी के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी। फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने छोड़ते हुए कहा, बेटी मैं रूहानी आमिल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। जी शाह जी, मैं इन्हें फ़ोन देती हूँ। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद एक बारी आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, इस गुनाहगार को कैसे याद फरमाया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। चौधरी साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम का वक़्त दे सकें तो बड़ी नवाजिश होगी। जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ शाह साहब, मैं आज शाम घर पर ही हूँगा।
तो फिर मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और कमरा लॉक करके लॉबी में गया। लाउंज में बैठकर ठंडे मशरूब पीने लगा। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के तहखाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तहखाने की ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। इसमें मैली चादरें वगैरह बनने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों जैसे हुलिये के बायस मुलाजमों और वैन के ड्राइवर ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम करके मुसाफा किया। मैंने इधर उधर बातें की और जब वैन वापस जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर पुल पर उतार देना। बहुत बेहतर शाह जी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाएं। मैंने कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, यहाँ ज़रा गर्माइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे ज़ुकाम हो रहा है। यह कहकर मैं मैली चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब ना मुझे कोई बाहर से देख सकता था और ना ही बाहर का कोई शख्स मुझे देख सकता था। वैन तहखाने से निकलकर मार रोड पर रवाना हो गई। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर ने अकबी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकाल कर कहा, शाह जी, नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जाना पहुंचकर रुक गई। मैं नीचे उतर आया, ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से नहर की ढलान उतरकर दरख्तों में होता आगे बढ़ गया। काफ़ी आगे जाकर मैं मियाँ मीर कॉलोनी में निकल आया। एक चौराहे से रिक्शा लिया और चीफ साहब की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफ़ी फासले पर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पेशानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा कि मैं क्या पीऊँगा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने शरबत ख़त्म किया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं इनसे कौन सी बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पते चौधरी साहब के आगे उलट दिए, अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक इन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। इन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई, बल्कि अपनी रूहानी असर डालकर इसे कायल किया कि वह हर हफ्ते हुकूमत की किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे, ताकि भारतीय इंटेलिजेंस पर मेरी कारगुजारी से मुतमिन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो इन्होंने कोडबुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर इसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाह जी, आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझ पर जैसे बिजली से गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और इसे हुक्म दिया कि थाने फ़ोन करके पुलिस को तलब करे। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं सकते में आ गया। एक लम्हे के लिए आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ मेरे सामने पिस्तौल हाथों में लिए बैठा था। खेल का नक्शा ही बदल गया था। मैं इसे इत्मीनान में लेकर मुल्क दुश्मन अनासर को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन उल्टा मुझे ही जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। गोया एक काल कोठरी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी, जहां मैं अजीतें सहते और एड़ियां रगड़ते हुए मर जाऊंगा। ऐसी इबरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचा ले जाने वाला एक सरफरोश। मुसीबत यह थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाऊं। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और इसे फैसलाबाद वाली कलसूम का भी हवाला दिया कि वो इसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकती है कि मैं भारतीय जासूस नहीं हूँ। लेकिन चौधरी साहब पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए इसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी ही तरफ था। तब मैंने कमांडो एक्शन का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे थे। इनके और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल मेज रखी पड़ी थी, जिस पर शीशे की एशट्रे मौजूद थी। इनकी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी साहब की तवज्जो किसी तरीके से एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। ये मौका कुदरत ने मुझे मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साला बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फ्रैगल रॉक लगा है कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई।
इन्होंने बेटे की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे इतनी सी मोहलत दरकार थी। मेरी बाईं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे से पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। इन्होंने फायर कर दिया। गोल मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर इन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल इनके हाथ से छूटकर कलीन पर गिर पड़ा। इनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया और इसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और इन्हें फर्श से उठा लिया। इनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामद को पिस्तौल की जद पर देखा तो इनके हलक से चीख निकल गई। मैंने इन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज की दराज में से अपनी जासूस की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर छलांग लगाती। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं कोठी की दीवार फिलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा वाला था। होटल वापस जाने के बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदेश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दें। इनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से चौधरी साहब को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारफ़ कराया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत के अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका हूँ। आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे साथ होगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुँच गया। 8:30 का वक्त होगा। कोठी का गेट बाजार सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए होंगे। मुझे इनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने वतन पाक की सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर कर रहा था, और चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दिलाने के लिए ही फरार होने के बाद इनकी कोठी पर आ गया था कि इन्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। वहीं मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ। पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमूदार हुए। इन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे इनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया। चौधरी साहब, क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। इन्होंने पिस्तौल मेज़ पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आज़ाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाह के जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदेश चंद की निशानदेही की है, इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लूँ। जगदेश चंद का एड्रेस बताओ। मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहाँ मैं आपसे मुतफिक नहीं होऊंगा। जगदेश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना यानी संध्या ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदेश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने आपकी अज़ीज़ें बर्दाश्त कर लीं और कुछ ना बताया या खुदकुशी करने में कामयाब हो गए तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी ज़िंदगी ना पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गिरोह का एतमाद हासिल है। चनाचा मेरे लिए इनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने इनकी तरफ झुक कर कहा, अब आपको एक काम करना है। मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम ना होने पाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम फिक्र ना करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्तगार से टेक लगा दी।
शबाना के पास मरकज़ी हुकूमत के एक नहायत अहम महकमे के 2 ऑफिसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वो इनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को किसी बहाने फ़ौरन बर्खास्त करके गिरफ़्तार कर लिया जाए ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इत्तला ना पहुँचा सकें। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों के हुलिये और इनके महकमे के बारे में बताते हुए बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगी, यकीन नहीं आता कि ऐसे ज़िम्मेदार अफसर भी मुल्क के ख़िलाफ़ जासूसी करते हैं। ये ज़िम्मेदार अफसर नहीं थे। ज़िम्मेदार अफसर कभी ऐसा नहीं किया करते। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं जाता हूँ, आपसे राब्ता रखूँगा। मेरा शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूँगा। आपके लिए यही मेरा कोड होगा।